आप सच में डिवाइन हैं तो आप इसे महसूस कर सकती हैं। मूर्ति चुप रही। अचानक, झूठ बोल रहे हो? सेंटेस की आवाज गूंज उठी और अगले ही पल गड़गड़ गड़गड़ कई नाइट्स ऊपरी मंजिल से हॉल में उतरने लगे। सभी की निगाहें अब वाइकोर पर थी। उनमें से एक नाइट ने नीचे खड़े वाइकोर की ओर देखा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। तुम्हारी बातें किसी भटके हुए मेमने जैसी नहीं लगती। तुम कौन हो? वाइकोर चुप रहा, पर मन में वो उस नाइट को पहचान गया। पिएत्रो कोवादिस, पिछली जिंदगी का पुराना साथी। जस्टिस के नाम पर दैत्यों से ज्यादा निर्मम अंडरडॉग सिटी में 7 यंग मास्टर्स को जो दर्द उसने दिए थे, उन तकनीकों का गुरु यही पिएट्रो था। विकोर मुस्कुराया। तुम यहाँ हो ये जानकर अच्छा लगा। पिएट्रो चौंक गया। तुमने एपिडेमिक की रिपोर्ट की थी, लेकिन तुम्हारा हुलिया बेहद संदिग्ध है। अगर सेंटेस से मिलना चाहते हो तो मास्क उतारो। विकोर पीछे मुड़ा। मैंने जो कहना था कह दिया, अब मैं जा रहा हूँ। तभी एक तेज चीज उसके चेहरे के पास से निकली। उसका मास्क छूते छूते रह गया। विकोर रुका। सामने देखा, पिएट्रो के हाथ में एक खुली किताब थी। मैं एक संदिग्ध आदमी को यूं ही जाने नहीं दे सकता। विकोर को समझ आया, ये डिवाइन पावर से लिपटा हुआ एक पेज था। इसने किताब के पन्नों को हथियार बना लिया है। पिएट्रो हवा में छलांग मारता है, सीधा वाइकोर के सामने उतरता है। तुम ये जहर से भरे वाटर पूचेस लेकर आए हो। क्या तुम ही एपिडेमिक के जिम्मेदार हो? विकोर ने फौरन जवाब दिया। अगर मैं दोषी होता तो खुद रिपोर्ट करने क्यों आता? पिएट्रो की आंखों में अब भी शक था। ये भी एक चाल है सेंटेस को बाहर निकालने की। विकोर के मन में गूंजा, जो कुछ भी पिएट्रो कह रहा है वो सब सच है। और तभी पिएट्रो का हमला शुरू हो गया। किताब के पन्ने अब उसकी तलवार बन चुके थे। विकोर ने पिएट्रो के तीखे हमलों से बचना शुरू कर दिया। एक जगह से दूसरी जगह छलांग मारते, दीवारों से उछलते, एक पल भी रुके बिना। ऑरा इस्तेमाल करूं, पर उसने खुद को रोका। अगर बास्करविल की ऑरा सामने आई तो सब जान जाएंगे मैं कौन हूँ। तभी उसने एक मौका देखा। दीवार का सहारा लेकर नीचे की तरफ तेजी से कूदा और एक जबरदस्त किक मारी। पिएट्रो ने अपना आर्म गार्ड ऊपर किया। उस पर वही डिवाइन बुक रखी थी। किक की ताकत से नीचे की जमीन दरकने लगी। पिएट्रो एक पल के लिए सन्न रह गया। ये क्या, इतनी ताकत इस दुबले शरीर से? विकोर ने बिना वक्त गंवाए अपने दूसरे पैर से उसे धक्का दिया और खुद को पीछे धकेल लिया। ऑक्सबेयर को हराने के बाद जो स्किल सीखी थी, 600 किलो की स्टेबिलिटी, आज पहली बार इस्तेमाल की और ये वाकई काम आई। जमीन पर उतरते ही वाइकोर ने दोबारा हमला किया। इस बार तेज लगातार घूंसे। पिएट्रो ने अपनी किताब को ढाल बनाकर घूंसे रोके और अब बाजी पलट रही थी। वाइकोर अब अपने अंदर की ताकत नहीं छुपा रहा था। सर्बिरस फ्लेम, जैसे ही उसने ये स्किल छोड़ी, एक आग सी किताब से लिपट गई। पिएट्रो के हाथ जलने लगे। वो चीखते हुए किताब को फेंकता है और अपना हाथ फव्वारे के पानी में डुबा देता है। विकोर शांत था। अब भी लड़ना चाहते हो? पिएट्रो कोई जवाब नहीं दे पाया और अगले ही पल, ये जादू है, ये अधर्म है। पिएट्रो उस पर टूट पड़ा। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। विकोर ने जलती हुई किताब को पैर से उछालकर उसके चेहरे की ओर मार दी। पिएट्रो चौंका। नजरों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। बस यही पल चाहिए था। विकोर ने पूरे दम से एक घूंसा उसके सीने पर मारा। आर्मर में दरारें पड़ गईं। पिएट्रो हवा में उछलता है, फाउंटेन की मूर्ति से टकराता है। मूर्ति टूट जाती है और फिर वो पीछे की दीवार से जा टकराता है। खून उसके मुंह से निकल रहा था। ऊपर खड़े बाकी नाइट्स बस देखते रह गए। क्या ये सपना है? सर, पिएट्रो हार गए। कुछ नाइट्स नीचे कूद पड़े, ढालें उठाई, तलवारें चमक उठी, पर वाइकोर ने दोनों हाथ उठाए। मैं लड़ाई नहीं चाहता, पर अगर जरूरत पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगा। पर उसकी बात बीच में ही कट गई। एक आवाज गूंजती है, बस करो। सभी रुक जाते हैं। सेंटेस, वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। विकोर को गौर से देखा। तो तुम वही खोया हुआ मेमना? वाइकोर ने सिर झुकाया। हाँ, सेंटेस डोलोरेस एल कोवादिस। सेंटेस मुस्कुराई। तुम मेमना कम ज्यादा किसी घायल पपी जैसे लगते हो। एक नाइट बीच में बोल पड़ा। ये पपी नहीं, एक खूनी भेड़िया है। पर सेंटेस ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और ठंडी आवाज में कहा, चाय लाओ। नाइट हक्का बक्का रह गया। चाय? पर सेंटेस ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चलती रही। उसकी नजरें अब भी वाइकोर पर ही थी। अब चाय की मेज पर सेंटेस सामने बैठी थी, विकोर सामने और पिएट्रो पीछे खड़ा, अब भी उसे घूरता हुआ। विकोर ने उसकी उम्र लगभग 16 साल की। डोलोरेस एल कोवादिस यादें लौटने लगी। युद्ध के दिनों में जब सब कुछ चल रहा था, वो सेंटेस ही थी जो घायल सैनिकों को संभालती थी। खून, चीखें, राख, सबके बीच वो एक जीवित करुणा थी। हर मार्शल मास्टर, हर सेनापति उसका सम्मान करता था। सेंटेस ने अचानक चुप्पी तोड़ी। थोड़ा थक गई हूँ इन दिनों। विकोर ने चौंक कर उसकी ओर देखा। थकान? उसकी नजरें थोड़ी उलझन में थी। सेंटेस अब खिड़की की तरफ देख रही थी। धीरे धीरे कहने लगी, इंपीरियल एकेडमी कोलोसो में पढ़ाई कर रही हूँ। अभी छुट्टियां हैं तो घर के कुछ काम भी संभाल रही हूँ। विकोर हैरान रह गया। ऐसे समय में हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? सेंटेस ने आगे कहना जारी रखा। नोबल्स हो या मर्चेंट्स, हर कोई दिन रात मुझसे कुछ चाहता है। बीमारियां भी अजीब होती जा रही हैं। ज्यादातर केस या तो नशे की वजह से है या फिर बीमारियां जो शर्मनाक हैं पर जानलेवा नहीं। एक सिप चाय की और फिर उसकी आवाज में थोड़ी कड़वाहट आ गई। जस्टिस, बेनेवोलेंस, इक्वालिटी, इन बड़े शब्दों का कोई मतलब ही नहीं रह गया। लोगों को बस अपना मतलब चाहिए। वैकोर ने गहरी सांस ली। थियोलॉजी इंसानों को समझने की कोशिश है, इसलिए ये सब अवश्यंभावी है। सेंटेस की निगाहें उस पर टिक गई। ये किस ग्रंथ से है? वैकोर शांत रहा, पर सेंटेस ने खुद ही जवाब दिया। ओल्ड टेस्टामेंट, एस्मोस चैप्टर 6 वर्स 9। इतनी पुरानी पंक्तियां आज कोई जानता भी है? पर विकोर अब गंभीर हो गया था। उसने बातचीत को असली मुद्दे की ओर मोड़ा। सेंट मेका की स्लम्स में एक महामारी फैल रही है।
सेंटेस ने आंखें संकरी की। तुम्हें यकीन है? विकोर ने धीरे से एक पाउच टेबल पर रखा। ये पानी है, वहीं के एक कुएं से लाया हूँ, खुद जाकर देखा है मैंने। सेंटेस उसे घूरती रही। और अगर तुम ही इसके पीछे हो? विकोर की आवाज में संजीदगी थी। अगर मैं दोषी होता तो सामने क्यों आता, लेकिन शक तो होगा ही। विकोर सोचने लगा कि अब अगला कदम क्या हो। उसे हाथ बढ़ाते देख पिएट्रो सतर्क हो गया। वो तुरंत सेंटेस के सामने खड़ा हो गया, ढाल बनकर। सेंटेस पीछे हटी। पर जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। विकोर के हाथ से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली। डिवाइन ग्लो, उसने कहा। मैं निर्दोष लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, खासकर तब जब ये शहर मेरा अपना शहर है। सेंटेस और पिएट्रो स्तब्ध थे। सेंटेस ने फुसफुसाकर पूछा, तुम क्या लून के अनुयायी हो? विकोर ने संयमित स्वर में कहा, अब क्या मुझे सुना जाएगा? और फिर उसने उन्हें बताया कि कैसे उसने कुछ अजनबियों को देखा था जो स्लम्स के पानी में कांच की शीशी से कुछ घोल रहे थे। यही है इस महामारी के असली गुनहगार। सेंटेस सन्न रह गई। पर क्यों? किसका फायदा होगा इससे? विकोर ने जेब से एक पुराना नक्शा निकाला, टेबल पर फैलाया। ये दोनों जगह देखिए। उसने दो नाम बोले, लिवियथन क्लैन और बुरिस फैमिली। ये दोनों महामारी से लाभ कमाएंगे। लिवियथन क्लैन मरीजों से नमूने लेंगे, रिसर्च करेंगे और डिवाइन कोविड्स को गिरते देखेंगे। बुरिस फैमिली लोगों के मरने से खेत, दुकानें, कारखाने खाली होंगे और फिर ये व्यापारी लोग सारी जमीन सस्ते में खरीदकर अमीर बनेंगे और दोष डीप फॉरेस्ट के निवासियों पर डाल दिया जाएगा। सबके लिए एक आसान बलि का बकरा। सेंटेस और पिएट्रो बस सुनते रह गए। विकोर की आंखों में अब भी वो चमक थी, एक सच्चाई। सेंटेस की वो आंखें अब सिर्फ विश्वास से नहीं बल्कि सवालों से भरी थी। तुम आखिर हो कौन? विकोर ने जवाब दिया, धीरे, एक रहस्य की तरह। तुम मुझे नाइट ब्लड हाउंड कह सकती हो। ये नाम सुनते ही सेंटेस थोड़ी असहज हो गई। पिएट्रो ने तीखा ताना मारा, तुम्हारा ये नाम तुम्हारे काले कपड़ों और लहू लुहान अतीत के लिए एकदम उपयुक्त है। ये ईशनिंदा है। लेकिन सेंटेस ने सिर झुकाकर मान लिया। जो कुछ भी इस व्यक्ति ने कहा वो सब मुमकिन है। फैसला लिया गया। हमें स्लम्स जाना होगा और वहाँ की हालत खुद देखनी होगी, फिर सब कुछ पिताजी को बताना। पिएट्रो ने बिना कोई सवाल किए उसकी योजना पर सहमति जताई। विकोर चुपचाप देख रहा था। सेंटेस की आंखों में अब कोई भ्रम नहीं था। शुक्र है इनसे मुलाकात हुई, अब चीजें तेजी से आगे बढ़ेंगी, उसने मन ही मन सोचा। और सेंटेस की नजरें अब वैकर पर टिकी थी। ये वही है जिसने सर पेट्रो और होली नाइट्स को हराया था। और फिर भी क्यों लगता है जैसे ये आदमी भीतर से टूटा हुआ है? उसे ऐसा महसूस हुआ उसके भीतर कोई जानवर सांस ले रहा। खून, तेल, लोहा और गुस्से की तपिश में सना हुआ। ये नफरत का रंग नहीं, ये तो गहरे दुख का रंग है। इस रहस्यमयी आदमी की असलियत को लेकर उसके मन में हलचल मच गई थी। स्लम्स का चर्च। जैसे ही सेंटेस वहां पहुंची, सिस्टर्स दौड़ती हुई आई। उनकी आंखों में आंसू थे। सेंटेस, कृपया हमें इस भयानक बीमारी से बचाइए। सेंटेस ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसने देखा कई लोग जमीन पर पड़े हैं, चेहरे पर पीड़ा, शरीर पर लाल दाग। नाइट ब्लड हाउंड, एक शब्द भी झूठ नहीं बोला इसने। विकोर एक कोने में खड़ा चुपचाप सब देख रहा था। मैंने आम लोगों को इस लड़ाई में घसीटा, ये ठीक नहीं था, पर शुक्र है बच्चे इस बार बच गए। उसे याद आया कुएं के पास उन बच्चों को डराना शायद उन्हीं की जान बचा गया। पर अब उपचार की बारी सेंटेस की थी। वो उन मरीजों के पास पहुंची और धीमे स्वर में बोली, ईश्वर की सबसे शुद्ध करुणा तुम्हें चंगे करेगी। मैं अपने जीवन के प्रकाश और आत्मा की अग्नि को पुकारती हूँ। मेरे बाप, मेरी आत्मा गवाह बनो। इन पीड़ित आत्माओं के लिए। एक आंसू उसकी पलकों से फिसला, जमीन पर गिरा और उसी पल एक स्वर्णिम रोशनी पूरे चर्च में फैल गई। दरवाजों, खिड़कियों से भी बाहर निकलती। यह चमत्कार है। एक बूढ़ा व्यक्ति जो अभी तक हाँफ रहा था, जिसके शरीर पर लाल निशान थे, अब शांत सांस ले रहा था। निशान धीरे धीरे गायब हो रहे थे। सेंटेस ने उसे ठीक कर दिया। बाकी मरीजों में भी वही असर देखने को मिला। सिस्टर्स ने खुशी से आंखें भर ली। थैंक यू सेंटेस। विकोर अब भी सेंटेस को देख रहा था। उसकी आंखों में हैरानी नहीं थी बल्कि एक ठोस यकीन था। हमें ये चमत्कार अब जंगलों तक ले जाना होगा। होली वाटर वहाँ की जरूरत है। रात गहराती गई। सेंटेस अपने कमरे में एक स्टडी टेबल के सामने बैठी थी। मांझा हुआ नक्शा उसके सामने फैला था। जलती मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में वो एक एक जगह चिह्नित कर रही थी और उसके मन में एक स्पष्ट सोच थी, ईश्वरीय शक्ति से इलाज अस्थायी उपाय है। जब तक असली स्रोत नहीं मिले बीमारी फिर फैल जाएगी। उसकी नजर गई टेबल पर रखी एक कांच की शीशी पर। वो तरल एक संक्रमित मरीज के शरीर से निकाला गया था। इंक्यूबेशन टाइम बहुत छोटा है और मौत आने में बहुत वक्त लगता है। मतलब इस बीमारी की क्रूरता बहुत लंबी होती है। वो समझ गई थी अगर हमें इस बीमारी को पूरी तरह रोकना है तो असली स्रोत खुद स्लम्स के भीतर है। सेंटेस ने गहरी सांस ली। उसका ध्यान फिर उसी सबसे पुराने कुएं पर गया। मुझे उसे शुद्ध करना होगा, वो सोच रही थी। क्या मैं अपनी शक्ति को केंद्रित करके उस कुएं में बस एक बूंद भर पवित्र जल बना सकती हूँ? और तभी एक अजीब सी अनुभूति ने उसके विचारों की डोर तोड़ दी। उसने आंखें बंद की और धीरे से कुर्सी से उठी। ये वक्त खो जाने का नहीं है, मुझे एक और रोगी को ठीक करना है। लेकिन जैसे ही वह चलने को हुई, तेज सिर दर्द, उसका शरीर लड़खड़ा गया। मेज का कोना पकड़कर उसने खुद को संभाला। उसका चेहरा हल्का सर्द पड़ गया। क्या ये डिवाइन पावर का ज्यादा उपयोग मेरे शरीर को खा रहा है? अनीमिया? और दर्द को परे धकेलते हुए उसने फिर से कसम खाई, जब तक ये लोग तड़प रहे हैं
मैं रुक नहीं सकती। कमरे से बाहर निकलते ही उसके सामने 3 आदमी खड़े थे। सेंट, एक ने खुशी से पुकारा, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, आपकी मदद करने आए हैं। डोलोरेस थोड़ी चौंकी। तुम लोग यहाँ? वो बोले, आप जैसे महान आत्मा को इस गंदे इलाके में अकेले नहीं छोड़ सकते। हमने 3 गाड़ियां भर के दान लाया है। स्लम वालों का तो आज जैकपॉट लग गया। वो हंसे, लेकिन उनकी बातों में एक अजीब सा व्यंग्य छिपा था। डोलोरेस ने शांत चेहरे से उनकी बात सुनी। उनकी मुस्कानें उनके असली इरादे छुपा नहीं पा रही थी। फिर भी उसने एक कोमल मुस्कान के साथ कहा, आप सबकी सहायता मैं पूरी श्रद्धा से स्वीकार करती हूँ। आपका कर्तव्य अब वही है जो आपने चुना है। तीनों नोबल्स की छाती फूल गई। क्या ग्रेसफुल ऑनरा है इनकी। उनकी आंखें डोलोरेस से हट नहीं रही थी, लेकिन कुछ ही देर में उनके चेहरे का रंग बदल गया। उनके कदम लड़खड़ाने लगे। ये गंध जहाँ प्रीस्ट्स एपिडेमिक के रोगियों का इलाज कर रहे थे, वहाँ की बदबू ने उनके सारे बड़प्पन की परतें नोच दी। मेरे जूते, ये तो लिमिटेड एडिशन है। पहले मुझे ट्रीट करो, मुझे उल्टी आ रही है, ये सब साफ करो, मुझे यहाँ से जाना है। तीनों नोबल्स का चेहरा नफरत और घृणा से भर गया था। सेंटेस डोलोरेस चुपचाप खड़ी उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में न तो गुस्सा था, न ही तिरस्कार, बस एक गहरी शांति। कृपा तब तक नहीं फलती जब तक इरादा पवित्र न हो। ये लोग यहाँ दया दिखाने नहीं, अपना चेहरा चमकाने आए थे। मुझे नहीं लगता कि इन्हें कभी समझ आएगा कि सेवा सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं होती जो देख रहे हैं, बल्कि उनके लिए होती जो देख भी नहीं सकते। ईश्वर की असली शक्ति त्याग में है और प्रेम बिना शर्तों वाला होता है। डोलोरेस की निगाह अब एक और टेंट की ओर मुड़ी। वहां से एक अजीब सी काली लहर उठ रही थी। उसके मन ने बता दिया, सबसे गंभीर मरीज यही है। वहाँ क्लर्जी भी होंगे जो पूरी शक्ति से पीड़ितों की सेवा में लगे हैं। वहाँ दर्द होगा, सांसों की टूटन होगी। सेंटेस डोलोरेस ने अपने भीतर की कमजोरी को एक बार फिर दबाया और धीमे कदमों से उस टेंट की ओर बढ़ी। माफ करना, मैं पहले क्यों नहीं आ पाई, उसने मन ही मन कहा और फिर पर्दा खींच दिया। टेंट के भीतर कदम रखते ही सेंटेस डोलोरेस की सांस रुक गई। जल्दी और सालीन लाओ, एक तेज कमांडिंग आवाज हवा चीरती हुई गूंजी। एक प्रीस्ट जो पीछे खड़ा था दम साधे देख रहा था। एक डॉक्टर जो लगातार कई घंटे से मरीजों का इलाज कर रहा था, लेकिन उसकी विधि असंभव लग रही थी। ये कैसे हो सकता है, प्रीस्ट के मन में उठा। उसके ज्ञान के अनुसार एपिडेमिक जैसे संक्रमण पर सिर्फ डिवाइन पावर ही असर करती थी। और ये डॉक्टर, वो पहले मरीज की फोड़ी सी जगह पर चाकू से एक छोटी सी चीरा लगाता, फिर अपनी 2 उंगलियां उस घाव पर रखता और तभी चमत्कार, जैसे ही डॉक्टर की उंगलियां घाव को छूती वो जख्म तुरंत भर जाता और इन्फेक्शन वो भी गायब। प्रीस्ट की आंखें फटी की फटी रह गई। ये डिवाइन पावर सीधे घाव में प्रवाहित हो रही है, ब्लेसिंग की तरह, ऊपर से नहीं, सीधे भीतर तक। उसके भीतर एक उम्मीद जगी, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। सेंटेस डोलोरेस पूरे ध्यान से देख रही थी। ये डॉक्टर वो ही है, नाइट हाउंड विकोर, भेष बदलकर यहाँ काम कर रहा है। विकोर ने जख्म ठीक करने के बाद धीरे से दवा लगाई और मरीज को सांस लेने में मदद की। सेंटेस की नजरें उसकी साधना को नमन कर रही थी। फिर विकोर ने दोनों हाथ मरीज की छाती पर रखे। डिवाइन पावर पूरे शरीर में फैल गई। उसे पता था डिवाइन पावर एक क्लेरिक की प्रार्थना है जो भगवान तक पहुंचती है, फिर वो कृपा बनकर लौटती है। जितनी ज्यादा श्रद्धा उतनी ज्यादा शक्ति। एक डिवाइन पावर, वो एक मिरेकल। लेकिन विकोर, उसे एक और सीक्रेट मालूम था। अगर सही तकनीक अपनाई जाए तो एक डिवाइन पावर से 10 चमत्कार और 10 डिवाइन पावर से 100 चमत्कार तक। उसकी यादें पलटी। फॉल के समय जब मॉन्स्टर की बांट आई थी, प्रीस्ट्स थक चुके थे, फेथ डगमगा चुका था और मरीजों की गिनती मॉन्स्टर से भी ज्यादा हो गई थी। तब भगवान ने खुद मिरेकल की गणना बदल दी थी। अब मंत्र था, पहले चमत्कार करो, बाद में अंजाम की परवाह करो। इस नई शक्ति को लोग कहने लगे थे एडवांस्ड डिवाइन पावर। इतनी शक्तिशाली कि मॉन्स्टर का वध करना एक धर्म युद्ध बन चुका था। अब नॉन क्लेरिक्स भी अगर उनके कर्म शुद्ध हों तो डिवाइन पावर चैनल कर सकते थे। वाइकोर ने वही किया था। उसकी आत्मा में कई जन्मों का कर्म भरा था और डिवाइन रीजन में वो शक्ति खोल दी गई थी। तभी टेंट के कोने से एक मासूम आवाज गूंजी, मामी उठो ना प्लीज। एक छोटी बच्ची अपनी माँ के पास बैठी रो रही थी। विकोर ने एक नजर डाली, फिर सीधा उसकी तरफ बढ़ा, उसके सामने झुककर बोला, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, मैं वादा करता हूँ। गोल्ड कॉइन निकाली और बच्ची को दी। ये खाना खरीदने के लिए है, लकड़ियाँ और दवा भी, ताकि तुम और तुम्हारी माँ जिंदा रह सको। प्रीस्ट ने देखा और तुरंत बोल पड़ा, ये उचित नहीं है, मॉनेटरी मदद की कोई सीमा नहीं होती, तुम सब कुछ बांट दोगे। विकोर मुस्कुराया और धीरे से बोला, लेकिन अगर कोई माँ भूखी मर रही हो तो सीमा तय कौन करता है। अगर माँ की भूख एंडलेस हो तो क्या तुम्हारी कृपा की लिमिट होनी चाहिए। पादरी कुछ कह नहीं पाया, उसका मुंह खुला था पर शब्द खो गए थे। विकोर की बात पर कोई जवाब ना पाकर उसने फिर कहा, मेरी जेब में पैसे की भी एक सीमा है, तो जो भी है मैं बांट सकता हूँ बिना किसी डर के। फिर उसकी नजर बीमार माँ पर पड़ी और उसने धीमे से कहा, माफ करना। सेंटेस डोलोरेस कुछ पल के लिए चौंकी। उसने अभी माफी मांगी, किस लिए? उसे वाइकोर की वो बात याद आई, थियोलॉजी एक एक्सप्लोरेशन है इंसान की समझ का। उसने सोचना शुरू किया, क्या वो भी उसी वजह से दुखी है जिस वजह से मैं? क्या वो भी हर किसी को बचा ना पाने के लिए अपने आप से शर्मिंदा है? एक भारी धड़कन उसके सीने से टकराई।
सेंटेस डोलोरेस सिर्फ 16 साल की थी, कच्ची उम्र, कमजोर अनुभव, और उस पल उसका दिल उस रहस्यमयी आदमी के लिए तेज दौड़ने लगा। शाम ढल चुकी थी, वह एक और टेंट के बाहर बैठा था, थका हुआ, पसीने से तर। उसने मास्क थोड़ी देर के लिए हटाया और एक घूंट पानी पिया, पर उसकी राहत कुछ ही सेकंड की थी। सेंटेस डोलोरेस उसकी तरफ बढ़ रही थी। विकोर ने तुरंत मास्क वापस पहना और धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? वो पास आकर बैठ गई। थोड़ी बात करनी है, उसने कहा। बिल्कुल, विकोर ने उत्तर दिया। सेंटेस ने कहा, तुम्हारे बिना हम इतने मरीजों को नहीं बचा पाते। विकोर ने सिर झुका लिया। मैंने सिर्फ वही किया जो जरूरी था। सेंटेस हल्के से मुस्कुराई। मुझे पता था तुम यही कहोगे। फिर चुप्पी छा गई, एक अजीब थमी हुई चुप्पी। सेंटेस ने धीरे से अपने कपड़े भींचे। तुम जैसे मजबूत इंसान को डिवाइन पावर के साथ पैदा होना चाहिए था। मुझे तो बिना मांगे मिल गया ये टाइटल सेंटेस, पर मेरा शरीर कमजोर है, मेरा मन डगमगाता है और मेरी श्रद्धा कभी कभी टूट जाती है। ऐसे में भगवान ने मुझे क्यों चुना? इस धरती पर कितने लोग हैं जो मुझसे ज्यादा श्रद्धा रखते हैं। उसने सिर झुका लिया। विकोर चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने कहा, इसीलिए तो तुम चुनी गई हो। सेंटेस ने सिर उठाया। विकोर मुस्कुरा रहा था। जो अंदर से टूटते हैं, जो गिल्ट में जीते हैं, जो इस बोझ को समझते हैं, वो ही इस दुनिया की सबसे बड़ी रोशनी बन सकते हैं। ऐसी रोशनी जो अंधकार के सबसे भयानक कोनों में भी पहुंच सके। डोलोरेस की आंखें नम हो गई। क्या मैं वो बन सकती हूँ? उसने पूछा। विकोर का जवाब धीमा लेकिन दृढ़ था। तुम जरूर बनोगी। क्वाडेस फैमिली के क्लर्जी ने डिवाइन रिचुअल्स के जरिए एक विशेष होली वाटर तैयार किया। 3 बूंद प्लेनी de la Verge, जिसे कहा गया सेंटेस टीयर। हर बूंद में वो शक्ति थी जो एक पूरे स्लम को शुद्ध कर सकती थी। एक भव्य हॉल के बीच सेंटेस डोलोरेस एक पोडियम के सामने बैठी थी। उस पोडियम पर 3 छोटी एम्प्टी ग्लास बॉटल्स रखी थी। उसने प्रार्थना शुरू की। चारों ओर डिवाइन लाइट फैलने लगी। उसकी आवाज हॉल में गूंज उठी। उस माँ को नमन जिसने भगवान के बेटे को पाला। उसकी रातें, उसका डर, उसका दर्द जो कभी कम नहीं हुआ। आज का दिन मेरे लिए सबसे दुखद दिन है। प्रार्थना के अंत में डिवाइन लाइट पोडियम पर उतर आई। तीनों बोतलें एक चमक में ढक गई। कुछ देर बाद होली नाइट्स अंदर आए। उन्होंने वो बॉक्स उठाया जिसमें अब तीनों सेंटेस टीयर मौजूद थी। नाइट ने सिर झुकाकर कहा, आपकी कृपा के लिए आभारी है। हम इन्हें बेसमेंट सेफ में सुरक्षित रखें। सेंटेस डोलोरेस ने उन 3 पवित्र बूंदों को कार्डिनल की सेना को सौंप दिया और जैसे ही वो लोग रवाना हुए, डोलोरेस कुछ पल के लिए ठहर गई। अब अगला कदम क्या होगा? उसी